इस समय गर्मियों में आप तरबूज की खेती ज़रूर करें, यानी मार्च अप्रैल मई महीने पर यदि तरबूज की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छे आपको बाज़ार भाव मिलेंगे। क्योंकि जो तरबूज की फसल है, यह जो फल है, इस फल की डिमांड गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि लगभग 97% इसमें पानी पाया जाता है और चाहे मेट्रो सिटी हो या फिर लोकल मार्केट में तरबूज की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो यदि आप मार्च महीने पर, अप्रैल महीने पर, गर्मियों पर तरबूज की खेती करते, वाटरमेलन फार्मिंग, तो बहुत ही अच्छी जो फसल है ना, क्योंकि गर्मियों के लिए है, लेकिन थोड़ा सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तो आप ज़रूर मल्चिंग ड्रिप में यदि आप तरबूज की खेती करेंगे तो बहुत अच्छे से जो फसल है वो बढ़वार लेने वाली है। तो गर्मियों पर इस समय सबसे न्यू लेटेस्ट जो वैरायटी है, कौन सी किस्मों को आपको लगाना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने किस्म रखी है US एग्री सीड्स की SW 2208। 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है लगभग 360 रुपये के आसपास, और यह जो वैरायटी है 2208 है। फल का साइज़ कुछ इस प्रकार, एक फल का साइज 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक वजन हो सकता है। नंबर 2 पर जो किस्म रखी है कलश सीड्स की KSP 1358 मेलोडी। 10 ग्राम सीड्स की जो कीमत है मेलोडी की 340 रुपये के आसपास कीमत, और फल का साइज़ लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 4.5 किलो 5 किलोग्राम तक फल का वजन हो सकता है। नंबर 3 पर जो किस्म रखी है सीमंस सीड्स की बाहुबली। यह जो बाहुबली वैरायटी आती है ये बहुत बढ़िया वैरायटी लगी। अभी अभी इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी किसान भाई सीमंस वैरायटी को, बाहुबली को लगाते हैं। यह जो वैरायटी है 10 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 250 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है, और बाहुबली के फल का जो वजन है लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम तक हो सकता है। नंबर 4 पर जो किस्म रखी है सिंजेंटा कंपनी की सिम्भा वैरायटी आती है। सिम्भा WMT 8630 वैरायटी, लगभग 44 ग्राम सीड्स की कीमत 1260 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है, और यह वैरायटी के फल का वजन 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम के आसपास होता है। नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है वो रखी है, इसके फल का वजन लगभग 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम के आसपास होता है, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी रहती है। और यह जो सभी की सभी वैरायटी है इनमें सबसे पतला छिलका रहेगा, और जो गूदा है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेड रहेगा। जब मार्केट में अपनी उपज को आप ले जाएंगे तो कीमत, चमक, क्वालिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैक्स वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 6 पर जो हमने किस्म रखी है सागर सीड्स की, सागर किंग के नाम से आती है। अब यह जो किंग वैरायटी है यह है बहुत बढ़िया। क्योंकि इसकी उपज भी काफ़ी लाजवाब है। 50 ग्राम सीड्स की कीमत लगभग 1300 रुपये के आसपास है। इसके फल का साइज़, क्योंकि फल ऊपर से ब्लैक होता है, फल का जो साइज है 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 5-6 किस्मों के बारे में बात करी है, यह सारी की सारी किस्मों का उत्पादन बहुत लाजवाब है। चमक अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, फटने की समस्या नहीं आती है। इनमें वैरायटियों में रोग बीमारी भी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन प्रॉपर आप फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे तो बढ़वार बहुत अच्छी लेने वाली। बीच बीच में बोरॉन और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए, इससे पैदावार में 4 चांद लग जाते हैं। यह जो वैरायटी है टॉप क्लास की वैरायटी है, और इनका उपज क्षमता वो बहुत अच्छी है। क्योंकि लास्ट तक पौधा हरा भरा रहता है। लेकिन थोड़ा सा फीवर है तो इसको लेकर आप कमेंट ना करें, थोड़ा सा आवाज़ बैठी बैठी दबी दबी सी आती होगी। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 150 से लेकर 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब यदि आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो जो रिक्वायरमेंट है प्रति एकड़ सीड्स की क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो 1 एकड़ में 200 ग्राम सीड्स सफिशिएंट है। इसके अलावा 1 एकड़ में आपको 5000 से लेकर 6000 के आसपास प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोटेरे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि प्लास्टिक प्रोटेरे में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% आपको कोकोपीट खाद लेना है।
इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी 5 किलोग्राम यदि पीली मिट्टी और 1 किलोग्राम यदि आप बालू रेत लेकर मिक्स करते हैं और मात्र 50 ग्राम यूपीएल की साफ फंगिसाइड, इनको मिक्स करके यदि आप प्लास्टिक ट्रे में भर करके एक एक बीजों की बुआई करेंगे तो जो जर्मिनेशन है वो एक अलग लेवल का होने वाला है और जो पौधा है उसमें ना तो कोई पीलापन की समस्या रहेगी और जड़ों का विकास बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार नर्सरी आप तैयार करेंगे तो 25 दिन से लेकर 27 दिन में एकदम 25 दिन मान लीजिए नर्सरी आपकी स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। लेकिन नर्सरी जब आप तैयार करते हैं तो जड़ों का विकास ना होना, पीलापन की समस्या और बढ़वार ना होना, यह समस्या काफ़ी रेयर और काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इसके लिए इस कॉम्बिनेशन को नोट कीजिए, स्प्रे कीजिए। 1 लीटर पानी में आपको सागरी का लिक्विड लेना है 2 ml, NPK 19-19-19 आपको लेना है 4 ग्राम और ह्यूमिक एसिड जो पाउडर फॉर्म वाला आता है उसको लेना है 2 ग्राम एवं रोको फंगिसाइड आपको ऐड करना है लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। जब 12-15 दिन के आसपास की नर्सरी होती है तो जो आपकी नर्सरी है उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी। नर्सरी पर आवश्यकता अनुसार सुबह शाम आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो जब नर्सरी ठीक तरीके से तैयार हो जाए तो 1-2 दिन के लिए बीच बीच में 1-2 घंटे की धूप जरूर लगा दीजिए। 1 एकड़ में 6000 से ज़्यादा पौधे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जब बात आती है डिस्टेंस की तो आपको कितना डिस्टेंस रखना है, लेकिन डिस्टेंस से पहले हम समझते हैं कि जब आप बेड तैयार कर रहे हों, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराते समय बेड की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 5.5 फीट, 5 से 5.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट के आसपास रखनी चाहिए। मल्चिंग पेपर अवश्य लगाएं। मल्चिंग पेपर आपको लगाना है मात्र 25 माइक्रोन का। अब देखिए जब आप खेत तैयार कर रहे हों तो बेड बनाते समय इन खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे बेसल डोज। बेसल डोज में आपको 20 किलोग्राम लेना। एक अच्छी उपज की हम सीक्रेट बता रहे हैं। एक अच्छी उपज के लिए 20 किलोग्राम जिप्सम आपको लेना है। रीजेंट अल्ट्रा, कुछ खेतों में दीमक, वाइट ग्रब की समस्या भी आ जाती है, सूखने की भी समस्या आ जाती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा। रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम, SSP पाउडर 2 बैग 50-50 किलोग्राम के 2 बैग और साथ ही MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 30 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली, 1 से 2 ट्रॉली इस्तेमाल करें। इन सभी को मिक्स करें और बेड के ऊपर दे करके बेड ठीक तरीके से प्रिपरेशन कराएं। तरबूज की खेती करते समय जो आपको दूरी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट रख सकते हैं, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए। रोपण करने के 2 दिन बाद आपको 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, चाहे लिक्विड फॉर्म वाला या फिर पाउडर फॉर्म वाला, इसको चला दीजिए। आगे चल के सूखने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बीच बीच में रोको और एलिट को भी आप चाहे तो ड्रिंचिंग में या फिर आप चाहें तो जब 15 दिन के आसपास की 10 दिन के आसपास की फसल होती है तो ड्रिंचिंग करने से या फिर एलिट को ड्रिप से आप चलाएंगे सॉइल एप्लीकेशन से तो सूखने की समस्या में भी बहुत अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं निराई, गुड़ाई एंड सिंचाई। तो तरबूज की फसल पर जो सिंचाई, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर भूमि के हिसाब से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और यदि आप ओपन फील्ड फ्लैट एरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो 8 से लेकर 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अब हमने जब प्लांटेशन कर दिया प्रॉपर, हमारी फसल एकदम प्लांटेशन के बाद हल्की हल्की सिंचाई कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ड्रिंचिंग शेड्यूल। जब हम प्लांटेशन करेंगे तो प्लांटेशन करने के बाद जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि ड्रिंचिंग आपको करनी, कम से कम 2 से 3 ड्रिंचिंग करनी है। फर्स्ट जो ड्रिंचिंग है TP से, जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 3 से लेकर 4 दिन के आसपास की होती है तो 200 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम और कार्बेंडाजिम आपको लेना है जो 50% वाला आता है लगभग 400 ग्राम और NPK 19-19-19 या फिर 12-61-0 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम। इनको ठीक तरीके से घोल लीजिए तब तक जब तक ठीक तरीके से घुलना जाए। फिर उसके बाद 50 ml से लेकर 100 ml 150 ml प्रति पौधा जड़ों से 1 इंच दूर ड्रिंचिंग कर देना है। पहले सिंचाई करना है और फिर हल्की सी सिंचाई करने के बाद ड्रिंचिंग करने में बहुत ही एकदम नायाब रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं।
सेकंड जो ड्रिंचिंग है, जब हमारी फसल 6 से 7 दिन के आसपास की होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी भी अच्छी कंपनी का पाउडर फॉर्म वाला 500 ग्राम लेना है, NPK 1261 1 किलोग्राम, इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है। और कहीं सिलिकॉन पाउडर यदि आप 100 ग्राम इस कॉम्बिनेशन के साथ मिला लेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी को 200 लीटर पानी में घोलना है और 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। थर्ड ड्रिंचिंग में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है और इसके साथ आप चाहे तो बोरोन ले लीजिए 100 ग्राम या 150 ग्राम, इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है। और इसके साथ जो सागरिका लिक्विड आती है 500 ml, इनकी ड्रिंचिंग करने से भी काफ़ी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलता है। तरबूज की फसल पर ड्रिंचिंग के बाद सबसे बड़ी समस्या आने लगती धीरे धीरे इंसेक्ट पेस्ट की, कि कौन सी बीमारी आ रही हैं, उनका रोकथाम इलाज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कौन कौन सी समस्या आती है। प्रमुख रूप से एफिड एसिड, लाल कद्दू बीटल है। तरबूज की फसल पर जो माइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ इल्ली, सेमी लूपर्स और फल को प्रभावित करने वाली, चाहे सुंडी हो या फिर इल्ली हो या फिर बॉलवर्म हो, तो साथ ही कुछ ब्लाइट भी आती है, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो चाहे वाइट फ्लाई हो या फिर फल मक्खी हो, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रिंग शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रिंग 15 से 18 दिन की फसल होती है, सेकंड स्प्रिंग 30 से 35 दिन और थर्ड स्प्रिंग 50 से 60 दिन की फसल होती है। तो यह जो डोजेज आप देख रहे हैं, यह 15 लीटर की दर से देख रहे हैं। तरबूज की फसल पर आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों की स्प्रिंग लेनी चाहिए। इस फसल पर सफ़ेद मक्खी भी काफ़ी ज़्यादा फसल को प्रभावित करती है, तो समय समय पर आप इन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करेंगे कॉम्बिनेशन का, तो बहुत ही अव्वल नंबर के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो उसका खाद शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। जो फर्स्ट खाद है, हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 20 से 25 दिन की फसल होती है, सेकंड खाद 40 से 45 दिन और थर्ड खाद 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है। तो आवश्यकता अनुसार जड़ों से 3 इंच दूर थोड़ा सा खोद करके मिट्टी को फिल करके आप सिंचाई करें। यह जो खाद है, कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप ना कोई ड्रिप लगाई है, ना कोई मल्चिंग लगाई है, तो इन खादों को आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो चला सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर घुलनशील खादों को ही आपको चलाना पड़ेगा। हमारी तरबूज की जो फसल है, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। यह जो 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट जो स्टेज होती है वनस्पतिक स्टेज, दूसरी फ्लावरिंग स्टेज और तीसरी फ्रूटिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पर नाइट्रोजन बेस खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे NPK 19-19-19 है, 1261 है, 1744 यूरिया का प्रयोग करने से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि रोग बीमारी का प्रकोप को ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो 2 किलोग्राम 3-3 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार चलाएं। कब तक? जब तक फ्लावरिंग नहीं आ जाते हैं। लेकिन इस बीच में आप कैल्शियम नाइट्रेट को चलाइए और साथ ही ह्यूमिक एसिड को, माइक्रो न्यूट्रिएंट को, इनको बीच बीच में चलाना चाहिए। लेकिन जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, इस समय NPK 052-34 आपको लेना है और इसके साथ 1261 को चला सकते हैं। इसके अलावा 13-40-13 को भी चला सकते हैं। 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ 3-3 दिनों के अंतराल पर। इसी बीच में कैल्शियम नाइट्रेट को आपको ज़रूर चलाना चाहिए और अमोनियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल होती है तो जी हाँ, बोरॉन का प्रयोग करना है, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है, बीच बीच में ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सबसे बड़ी बात है फ्रूटिंग स्टेज पर पोटास युक्त खादों का प्रयोग आप करेंगे तो फल का साइज़ बहुत ही बड़ा देखने के लिए मिलेगा। चमकदार और मिठास बढ़ाने के लिए इन खादों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। और बीच बीच में जो आप फ्रूटिंग स्टेज पर जो खाद चला रहे हैं 0050, 13045, इन खादों को भी आपको चलाना चाहिए। कितनी मात्रा पर? जैसी जैसी फसल वृद्धि करती जाती है 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 3-3, 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको चलाना चाहिए। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो स्पेशल हम
जो ड्रिप में खाद चलाई जाती हैं उसका फर्टिगेशन शेड्यूल दिनों के हिसाब से भी साझा कर सकते हैं। इस वीडियो पर साझा करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ जो बेसिक किसान खेती कर रहा है, बेसिक जो जानकारी है, क्योंकि इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाकर भी आप लॉजिक लगाकर भी बहुत अच्छे से फसल की बढ़वार और साथ ही एक अच्छा उत्पादन बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तरबूज की फसल पर खाद शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर जो खाद और उर्वरक है संतुलित मात्रा पर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें, कितनी उपजाऊ भूमि, उस हिसाब से आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएं। अब बात करते हैं उत्पादन। तो जो उत्पादन है गर्मियों में आप 200 से लेकर 250 क्विंटल तक एक एकड़ में बड़े आराम से पैदावार निकाल सकते हैं। इसके अलावा यह जो लाइफ साइकिल है, तरबूज की लाइफ साइकिल लगभग 60 से लेकर 70 दिन के आसपास की लाइफ साइकिल मानी जाती है। 60 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो जाती है। जब फल एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तो आपको हार्वेस्टिंग करके पैकेजिंग करके मार्केटिंग करना चाहिए। गर्मियों के दिनों पर यदि आप तरबूज की खेती करते हैं तो एक एकड़ में 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के आसपास खाद शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल और जो स्प्रिंग शेड्यूल है और साथ ही प्लांटेशन खर्च सभी मिलाकर 30-35,000 रुपये के आसपास का खर्च आ जाता है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने तरबूज की खेती के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको तरबूज की फसल में कोई भी डाउट्स हैं या फिर इस वीडियो से लेकर या फिर आपके खेत में कोई बीमारी है, उनका प्रकोप है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।